अगले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन, पेड़ों की कटाई और परमाणु युद्ध ने पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया होगा कि अधिकांश शहर धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। भोजन और बिजली की कमी के साथ हवा की खतरनाक कमी भी जुड़ जाती है। 2067 में अभी भी मौजूद कुछ कस्बों में से एक ऑस्ट्रेलिया में है। यह सिंथेटिक ऑक्सीजन की बदौलत जीवित रहने में सक्षम है, लेकिन यह ऑक्सीजन प्रदूषित है और लोगों को द सिकनेस नामक बीमारी से बीमार कर देती है। एथन व्हाइट और उसके सबसे अच्छे दोस्त जूड का काम रिएक्टर को स्थिर रखना और शहर में बिजली वापस लाना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई अभी भी स्वस्थ है। उनका बॉस दिन के अंत में उन सभी को स्कैन करता है। श्रमिकों में से एक का कहना है कि वह अगले दिन नहीं आएगा। ये जानकर एथन अपने अतिरिक्त ऑक्सीजन क्रेडिट अर्जित करने के लिए एक फॉर्म भरता है। हालांकि बॉस फिर भी उसे नौकरी से निकाल देता है। विरोध प्रदर्शन में एथन ने किसी को यह कहते हुए सुना कि हवा एक विलासिता नहीं होनी चाहिए और लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए चीजें छोड़ देनी चाहिए। राह चलते लोग उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन नौकरी से निकाला गया कर्मचारी एथन से भिड़ जाता है। उसे इस नौकरी की सख्त जरूरत है क्योंकि उसके बच्चों को यह बीमारी है। फिर एक लड़ाई होती है जहां एक प्रदर्शनकारी अचानक जलने लगता है। जब एथन घर पहुंचता है तो वह समाचार में देखता है कि प्रदर्शनकारी ने उस आखिरी पौधे को याद करने के लिए ऐसा किया जो अभी भी जीवित था। कहानी इस बारे में भी बात करती है कि कैसे बीमारी अधिक से अधिक लोगों की जान ले रही है, और ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी क्रॉनिक कॉर्प का कहना है कि वह इसका समाधान ढूंढ लेगी। लेकिन लोग विद्रोह करते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि मानवता जल्द ही विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद रिपोर्टर क्रॉनिक कॉर्प के मृत प्रमुख वैज्ञानिक, जो एथन के पिता रिचर्ड थे, के बारे में बात करता है। इससे वह टीवी बंद कर देता है। तभी एथन की पत्नी जैनी आती है और वह उसे एक नया ऑक्सीजन मास्क देता है। जब वे मजाक कर रहे थे, जैनी के मुंह से अचानक खून निकलने लगा क्योंकि उसे भी यह बीमारी है, लेकिन वह एथन से कहती है कि वह ठीक है। बाद में क्रॉनिक कॉर्प कंपनी एथन और जूड को अपने कार्यालय में आने के लिए बुलाती है। वहां उनकी मुलाकात कंपनी की मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी रेजना से होती है, जो उन्हें बताती है कि एथन मानवता को बचाने में उनकी मदद कर सकता है, और फिर वह उन्हें प्रयोगशाला में ले जाती है। क्रॉनिकल एक टाइम मशीन है जिस पर वे काम कर रहे हैं। रिचर्ड ने इसे 20 साल पहले बनाया था। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने कुछ मिनटों के लिए एक घड़ी सेट की और उन्होंने रेडियो तरंगें भी भेजीं, और 400 साल भविष्य का एक संदेश मिला जिसमें लिखा था, एथन व्हाइट को भेजो। भविष्य के लोगों ने बीमारी को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ लिया होगा, लेकिन वे इसे केवल एथन को देंगे। लेकिन टीम को नहीं पता कि एथन को कैसे वापस लाया जाए, इसलिए उसे उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने संदेश भेजा था। एथन और जूड बैठक के बाद इसके बारे में सोचने के लिए एक बार में जाते हैं। जूड एथन से कहता है कि अगर वह यहां रहेगा तो जैनी मर सकती है, लेकिन अगर वह चला गया तो वह वर्षों तक जीवित रह सकती है। जब जूड रिचर्ड के बारे में बात करना शुरू करता है तो एथन उसे बताता है कि उसके पिता गायब हो गए थे। जब वह 8 साल का था, उसके पास एक नोट और उसकी कलाई पर एक अजीब उपकरण के अलावा कुछ नहीं था। एथन का मानना है कि अगर रिचर्ड वहां होता तो उसकी मां की मृत्यु नहीं होती, इसलिए वह जैनी के साथ ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जूड सोचता है कि एथन को जैनी को बचाना चाहिए। जूड के जाने के बाद एथन अपने 8वें जन्मदिन के बारे में सोचने लगता है। वह पूरे दिन अपने पिता का इंतजार करता रहा, लेकिन रिचर्ड देर से आया और उसका गिफ्ट एक अजीब बक्सा था। उसने एथन का हाथ बॉक्स के अंदर रखा और उससे कहा कि एक दिन उसे एक बड़ा निर्णय लेना होगा। अचानक एक बिजली का कंगन उसकी कलाई को काटकर उसकी कलाई से जुड़ गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। रिचर्ड ने उससे कहा कि वह बैंड नहीं हटा सकता। फिर उसने घर छोड़ दिया, भले ही उसकी पत्नी ने उससे ऐसा न करने के लिए कहा। एथन भी यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि उसकी मां की मृत्यु कैसे हुई, इसलिए उसने जैनी को क्रॉनिक कॉर्प की योजना के बारे में बताने का फैसला किया। जैनी उससे कहती है कि वह उसे एक कारण के रूप में इस्तेमाल न करे, उसे दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। वह उसे छोड़ना नहीं चाहता और कहती है कि वह डरी हुई है।
शाम को एथन शहर को देखने के लिए छत पर जाता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे वह दिन याद आता है जब उसकी माँ की सड़क पर मृत्यु हो गई थी। वह बैंड को हटाने की कोशिश करता है। झूठ ने उस दिन उसकी तलाश की और उसे अपना सांस लेने वाला मास्क दिया। अभी एथन अपना निर्णय लेते समय जोर से चिल्लाता है। एथन जेनी के लिए एक पीतल का फूल छोड़ता है और कहता है कि वह सुबह वापस आएगा। वह रेजना के साथ एक समझौता करता है कि वह क्रॉनिक कॉर्प के कार्यालय में तब तक नहीं जाएगा जब तक जेनी को दवा की पहली खुराक नहीं मिल जाती। रेजना हाँ कहती है और तुरंत वे प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां वैज्ञानिक एथन को दिखाते हैं कि विशेष सूट और आर्ची नामक एक छोटे कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है। झूठ भी अपना समर्थन दिखाने के लिए आता है और कहता है कि वह जेनी पर नजर रखेगा। जैसे ही एथन तैयार होता है, वह मशीन में कदम रखता है। बिजली उसके शरीर के चारों ओर तब तक लिपटती रहती है जब तक मशीन ऊर्जा का एक विस्फोट नहीं करती, जो एथन को भविष्य में भेज देती है। वहां आसमान में एक छेद दिखता है और एथन बहुत तेजी से उसमें गिरता रहता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। जब एथन जागता है तो वह देखता है कि उसके सूट में आग लग गई है और वह उसे तुरंत उतार देता है और समय रहते उससे दूर हो जाता है। एथन के शरीर को ताज़ी हवा और धूप का आदी होने के लिए कुछ समय चाहिए, जिससे पूरे क्षेत्र में पौधों को फिर से बढ़ने में मदद मिली है। कुछ समय तक प्रकृति का आनंद लेने के बाद एथन यह पता लगाने के लिए आर्ची का उपयोग करता है कि वह कहाँ है, लेकिन आर्ची किसी भी उपग्रह से कनेक्ट नहीं हो पाती है। अंततः वह जमीन में एक चुंबक लगाता है, जिससे आर्ची को आसपास की इमारतों का एहसास होता है। फिर वह आर्ची को निकटतम इमारत में ले जाता है। जब एथन अंदर जाता है तो वह एक कंकाल को देखकर चौंक जाता है, जिसके सिर में एक छेद है, लेकिन उसे यह देखकर झटका लगता है कि कंकाल पर उसका नाम लिखा हुआ है। पत्तों के नीचे एक जंग लगी आर्ची है और रिचर्ड का कंगन है, लेकिन इसमें हरे रंग की रोशनी है। यह कंकाल की कलाई पर है। उसे डर लगता है क्योंकि इसका मतलब है कि वह इस यात्रा में मर जाएगा। जैसे ही वह शांत होता है, वह इमारत के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। वह गंदी आर्ची से आखिरी वीडियो चलाने के लिए कहता है। मशीन एक ऐसी आवाज बजाती है जो विकृत लगती है और कहती है कि यह इस तरह से बेहतर है क्योंकि किसी को चोट नहीं पहुंच रही है। तभी उसे दो आवाजें लड़ते हुए सुनाई देती हैं और फिर गोली चलने की आवाज आती है। उस समय बैटरी खत्म हो जाती है और जंग लगी आर्ची बंद हो जाती है। तभी उसे जंग लगी आर्ची के चारों ओर एक तार लिपटा हुआ दिखाई देता है। एथन अपने सूट से एक तार लेता है और उसे अपनी ही आर्ची के चारों ओर लपेट देता है, जिसके कारण अंततः उसे सिग्नल मिल जाता है। उसने पाया कि सिग्नल झाड़ी से आ रहा था और फिर एथन को 2 ऑक्सीजन टैंक मिले, लेकिन वहां कोई नहीं था। देर शाम को एथन और आर्ची आग जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। फिर उसे कुछ बेरीज मिलते हैं जिनका आर्ची नाम नहीं बता सकता। एथन एक खाता है और फिर बाकी छोड़ देता है क्योंकि उनका स्वाद खराब होता है। उसके बाद एथन ने आर्ची से नक्षत्रों का उपयोग करके यह साबित करने के लिए कहा कि यह 2474 है। इससे आर्ची को याद आता है कि कैसे वह और रिचर्ड एक साथ तारों को देखते थे, लेकिन अचानक याददाश्त बंद हो जाती है जब रिचर्ड बीमार महसूस करने लगता है और उल्टी करने लगता है और आंधी आने पर मतिभ्रम होने लगता है। वह देखता है कि एक आदमी उसकी छाती में छुरा घोंपने के लिए उसकी ओर दौड़ रहा है। वह अपने शिविर के पास प्रकाश की एक गेंद को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए भी देखता है। इसके तुरंत बाद एथन फिर से बेहोश हो जाता है। जब वह जागता है और पाता है कि वह अजीब आदमी जूड है, जिसने उसे बेरी के कारण मिले जहर के इलाज के लिए दवा दी थी। अगली सुबह जूड ने उसे बताया कि क्रॉनिक कॉर्प कंपनी एथन के महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर रख रही थी और उसने देखा कि वह मर रहा था। इसलिए उन्होंने जूड को मदद के लिए भेजने के लिए क्रॉनिकल पर अभी भी जो शक्ति थी उसका इस्तेमाल किया। जूड को विश्वास नहीं है कि एथन ही वह व्यक्ति है जिसने उन्हें कंकाल दिखाया था। उसके बाद वे सिग्नल का अनुसरण करते रहने के लिए आर्ची का उपयोग करते हैं जब तक कि उन्हें दूसरी इमारत नहीं मिल जाती जो एथन की आंख को स्कैन करती है
और तुरंत दरवाजा खोल देती है। लेकिन वहां उन्हें एक स्क्रीन दिखाई देती है जिस पर एथन का नाम लिखा हुआ है। जब वह एंटर दबाता है तो उसकी कलाई पर बंधा बैंड काम करना शुरू कर देता है और खून खींचता है ताकि उसके डीएनए का विश्लेषण किया जा सके। जूड ने उसे बताया कि वह बंदूक लाया है क्योंकि उसे लगता है कि उन पर हमला किया जा रहा है। ब्रेसलेट की लाइट अचानक हरी हो जाती है और कंप्यूटर यह दिखाने के लिए लाइट चालू कर देता है कि एथन वही है जो वह कहता है कि वह है। दोनों लोग खुद को क्रॉनिक कॉप की लैब में पाकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कंप्यूटर उन्हें बताता है कि काम के लिए लिंक 4 घंटे में खुल जाएगा। भले ही जूड खुश है, लेकिन एथन डरा हुआ है क्योंकि उसका बैंड कंकालों की तरह हरा है। इसके बाद एथन कंप्यूटर स्क्रीन को देखता है और उसे एक होलोग्राम रिकॉर्डिंग मिलती है जो रिचर्ड ने क्रॉनिक कॉप के लिए काम करते समय बनाई थी। रिचर्ड ने कहा कि उन्होंने एक ट्रैकिंग स्टेशन दफन कर दिया है जो भविष्य से जानकारी भेजेगा। जब हवा सांस लेने लायक साफ हो गई, टीम अगले चरण के रूप में 2474 से प्रतिक्रिया के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें केवल ये शब्द मिले, एथन व्हाइट को भेजें। उसने पूछा कि क्या वे मामले को तुरंत भेज सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि 2474 में बिजली की समस्या थी। प्रयोगशाला प्रणाली अचानक बंद हो जाती है और एथन का कंप्यूटर उसे बताता है कि परमाणु कोर बिजली में कोई समस्या है। जब एथन ने आर्ची से विश्लेषण करवाया तो उन्होंने पाया कि बिजली लाइन टूट गई है, जिसका मतलब है कि वे 2067 में वापस नहीं जा सकते। इससे उन्हें यह भी पता चलता है कि अगर उन्होंने टाइमर से पहले समस्या को ठीक नहीं किया तो परमाणु विस्फोट होगा। जूड उपकरण लेने के लिए भागता है, लेकिन एथन समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब है। क्रॉनिक कॉर्प को बिजली कटौती के बारे में पता था क्योंकि उन्हें कॉल करने से पहले ही संदेश मिल गया था और वह संदेश यहां से भेजा गया था, जिसका मतलब है कि उन्होंने इस जगह को ठीक कर लिया और इलाज ढूंढ लिया। वह जूड से पूछता है कि क्रॉनिक कॉर्प ने डॉक्टर के बजाय जूड को क्यों भेजा और उन्हें बिजली कटौती के बारे में नहीं बताया। जूड बस इतना कहता है कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो मदद के लिए तैयार था। जूड फिर कहता है कि उन्हें चीजों को ठीक करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन एथन पहले स्थिति को देखना चाहता है, जिससे जूड लगभग नाराज हो जाता है। जूड ने एथन को शांत होने और देखने के लिए कहा कि स्थिति कितनी गंभीर है। इस वजह से एथन सुरंग को ठीक करने के लिए सहमत हो जाता है, जब तक वे संदेश भेजने वाले व्यक्ति का पता नहीं लगा लेते। बाद में दोनों झाड़ियों से गुजरते हैं और शहर पहुंचते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और पौधों से भरा हुआ है। जब वे चारों ओर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। एथन को एहसास होता है कि जिस साल से वह आया है उस साल में कोई नहीं रहता था। पृथ्वी स्वयं ठीक होने से पहले केवल लोगों के मरने का इंतजार करती रही। वे ज़ेनी के स्कूल जाते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं और उन्हें छात्रों के शव मिलते हैं, जिसका अर्थ है कि वे कक्षा में मर गए थे। एथन को यकीन है कि वे कार्य में असफल हो जाएंगे यदि शवों को हटाने के लिए आसपास कोई नहीं है। फिर उसे ज़ेनी का शव मिलता है जिसके हाथ में धातु का फूल है। एथन उस रात के बारे में सोचता है जब रिचर्ड ने उन्हें कहीं मिलने के लिए कहा था, लेकिन किसी ने उनका पीछा किया और उसकी मां को मार डाला और एथन का सांस लेने वाला मास्क चुरा लिया। वह बहुत दुखी है। जूड ने एथन को ढूंढ लिया और उसे बचा लिया, लेकिन रिचर्ड कभी नहीं आया। याददाश्त के कारण एथन को घबराहट का दौरा पड़ता है, लेकिन जूड उसे शांत करने में मदद करता है। एथन रोता है क्योंकि उसे ज़ेनी को अकेले छोड़ने में बुरा लगता है। वह अब भी मानता है कि वे चीजों को बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन जूड ने उन्हें बताया कि वे बेहतर हैं क्योंकि अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इससे एथन को आश्चर्य होता है क्योंकि जंग लगी आर्ची ने उसे यही बताया था। निश्चित रूप से एथन फिर से टेप चलाता है और देखता है कि बहस के अंत में जूड उसे गोली मार देता है। तभी जूड अपनी बंदूक निकाल लेता है। एथन उससे पूछता है कि जब कोई लड़ाई नहीं हो रही है तो उसके पास यह क्यों है। वे बहस करना शुरू कर देते हैं जब तक आर्ची उन्हें नहीं बताती कि परमाणु बम फटने में केवल 2 घंटे बचे हैं। जब जूड एथन को गुफाओं में खींचता है तो वे देखते हैं कि परमाणु कोर क्षतिग्रस्त हो गया है और बिजली के तरीके को तुरंत बदलने की जरूरत है। जब वे ऐसा करने का प्रयास करते हैं
तो वे असफल हो जाते हैं और कंप्यूटर सुरक्षा के लिए दरवाजा बंद करने का प्रयास करता है। जूड ने इसे धातु के पाइप से बंद कर दिया, लेकिन जब एथन ने कंप्यूटर को यह कहते हुए सुना कि कमरे को दबाव मुक्त करने की आवश्यकता है, तो वह बार को हटा देता है। फिर एथन ऑक्सीजन पर्स का उपयोग करता है, जो बिजली तो वापस ला देता है, लेकिन उसे बेहोश कर देता है। जूड इतना डरा हुआ है कि उसने एथन की जान बचाने के लिए शीशा तोड़ दिया, जिससे हवा वापस अंदर आ गई। जब वे लैब में वापस आए तो उन्हें पता चला कि लिंक लॉन्च होने में उनके पास केवल 37 मिनट बचे थे। जब एथन एक दरवाजा खोलता है तो वह पाता है कि वह उसके कंकाल तक जाता है। इससे उसे एहसास होता है कि जो होने वाला है उसे वह बदल नहीं सकता। जबकि एथन 2 आर्चीज में बैटरियां बदलता है, वह झूठ से कहता है कि वह उसे गोली मारने जा रहा है। उसके बाद उसने जंग लगे आर्ची को वह आखिरी चीज बजाने को कहा जो दूसरे एथन ने रिकॉर्डिंग में देखी थी। जूड को एथन को बंदूक से धमकाते हुए और उसे वापस लड़ने के लिए कहते हुए देखा जाता है। जूड का कहना है कि एथन को गोली मारने की उसकी कोई योजना नहीं है और वे झगड़ने लगते हैं। जूड का सुझाव है कि वे जहां हैं वहीं रहें, लेकिन एथन किसी को मरने नहीं देगा। फिर एथन उपयोगिता कक्ष में जाने के लिए दूसरा दरवाजा तोड़ता है, लेकिन वहां कोई मास्क नहीं होता है। एथन जूड को दूर धकेलता है और कंप्यूटर पर जाकर एक कोड चलाता है जो उसके 8वें जन्मदिन पर बनाया गया था। जूड का कहना है कि वे हर किसी को नहीं बचा सकते। रिचर्ड कहते हैं, मैंने गलती की है, लेकिन जूड ने संदेश के दौरान बिजली काट दी। एथन इतना क्रोधित है कि उसने जूड को उपयोगिता कक्ष में बंद कर दिया और उसे संदेश देखने देने के लिए फिर से बिजली चालू कर दी। रिचर्ड ने घर फोन किया और छोटे एथन को अपनी मां के साथ चलकर उससे मिलने के लिए कहा। वह अपने बेटे को बताना चाहता था कि उसने उसके लिए सब कुछ किया। रेजना और जूड उसके जाने से पहले उसे पकड़ने के लिए लैब में आए। रेजना ने महत्वपूर्ण लोगों के एक छोटे समूह के साथ भविष्य में भागने के लिए क्रॉनिकल का उपयोग करने की योजना बनाई। वह इलाज की तलाश बंद करना चाहती थी और कहना चाहती थी कि लोग ही असली वायरस हैं। रिचर्ड ने मदद करने से इनकार कर दिया और स्वीकार किया कि उसने सिस्टम स्थापित किया था ताकि भविष्य में केवल एथन ही इसका उपयोग कर सके। इससे रेजना को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने बंदूक निकाली और वैज्ञानिकों में से एक से पूछा कि क्या वे बिजली की समस्या को ठीक करने के लिए किसी और को बुला सकते हैं। जब डॉक्टर ने हाँ कहा तो रेजना ने रिचर्ड को मार डाला। फिर जूड रिकॉर्डिंग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी बाकी सच्चाई सामने आती है। रेजना एथन की मां को मारने के लिए एक समूह भेजती है और जूड को एथन की देखभाल करने के लिए कहती है। तो जूड यह सब रेजना की वजह से कर रहा था। एथन क्रोधित हो जाता है और जूड पर कूद पड़ता है। जूड एथन पर हमला करता है और उसे दीवार पर फेंक देता है और उससे लड़ने के लिए कहता है। एथन तार खींचता है और क्रॉनिकल को रोकने की कोशिश करता है। जूड अपनी बंदूक निकालता है और एथन के सिर पर तान देता है। एथन जवाबी हमला नहीं करता क्योंकि उसे उस पर भरोसा है। जब जूड एथन को इतने दर्द में देखता है तो उसे दोषी महसूस होता है, क्योंकि यह उसे उस रात की याद दिलाता है जब वे मिले थे। जूड को यह सब बुरा लगता है और वह खुद को वर्तमान से मिटा देता है। रेजिना संभ्रांत समूह को भविष्य में जाने के लिए तैयार कर रही है। वह एक गार्ड से एथन को मारने के लिए कहती है। एथन जूड का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह तभी रुकता है जब कंप्यूटर रेजिना की टीम द्वारा भेजे गए पिंग का जवाब देता है। ये घटनाएं अंततः उसे यह समझने में मदद करती हैं कि प्रयोगशाला में सब कुछ वह ही कर रहा है। इसलिए वह वर्तमान में एक योजना के साथ एथन व्हाइट भेजें संदेश लिखता है। रेजिना समय खत्म होने का इंतजार करती है, लेकिन क्रॉनिकल लिंक खोलने के बजाय बंद हो जाता है। उन्हें मशीन के अंदर एथन का एक उपहार मिला, पौधों का एक गुच्छा, एक कैन और रिचर्ड की मौत का एक वीडियो। एथन को भविष्य में क्रॉनिकल से छुटकारा मिल जाता है ताकि कोई इसका दोबारा उपयोग न कर सके। हम समाचार पर रेजिना की गिरफ्तारी देखते हैं और वैज्ञानिक पर्यावरण को बहाल करने के लिए पौधों के साथ काम करना शुरू करते हैं। क्रॉनिक कॉर्प कार्यकर्ता जेनी को कैन देता है क्योंकि उस पर उसका नाम है। जब वह उसे खोलती है और असली फूल देखती है तो रोने लगती है।
एथन भविष्य में जूड के शरीर को नदी के किनारे दफना देता है और कब्र पर धातु का फूल छोड़ देता है। एथन को याद है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि दुनिया में सब कुछ समय के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और वह वापस इमारत की ओर भाग जाता है। तभी पता चला कि उसका कंकाल चला गया है। एथन संभावित परिवर्तनों से उत्साहित है, इसलिए वह शहर वापस जाने के लिए जंगल से होकर भागता है। इस बार उन्होंने पाया कि लोग बच गए हैं और इमारतें प्रकृति के साथ सुरक्षित रूप से फिट हो गई हैं। कृपया इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।